Hi there, guys. Welcome to all of you on Tech Takatak. टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सोलर सेल या फिर सोलर पावर प्लांट क्या होता है एंड ये किस तरह से वर्क करता है। एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि सोलर सेल के पार्ट्स कितने होते हैं। ये तो हमें डीसी करंट देता है और हमें एसी मिलता है। एंड एक्चुअली सोलर सेल भी दो तरह के मिलते हैं, एक ब्लैक कलर का आता है और दूसरा ब्लू कलर का मिलता है। एंड एक्चुअली इसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की भी बात की थी और बहुत पहले इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात की थी और वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी बात की थी। सो नाउ यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सोलर सेल क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली सोलर सेल यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को यानी कि लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को सोलर सेल कहा जाता है। एक्चुअली इसमें जो वाइट कलर के बार्स होते हैं उन्हें बस बार्स बोला जाता है और इसके अंदर के जो ग्रे कलर्स की लाइंस होती है उन्हें मेटल फिंगर्स बोला जाता है। एक्चुअली जब सोलर की लाइट सोलर सेल के ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर के जो मेटल फिंगर्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो बस बार्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम सोलर पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली सोलर सेल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की ज़रूरत होती है और सिलिकॉन हमें आसानी से रेत से यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर दोनों को एक साथ भट्टी में डालकर उनको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करके उसमें से हम आसानी से सिलिकॉन को निकाल सकते हैं। एक्चुअली बालू को सोलर सेल में यूज़ करने के लिए सबसे पहले बालू को शुद्ध सिलिकॉन में बदलना पड़ता है। इसके लिए इस प्रोसेस में बालू को कार्बन के साथ मिलाकर दोनों को एक साथ भट्टी में डालकर दोनों को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करना पड़ता है और बाद में सिलिकॉन को गैसीय सिलिकॉन में बदलना पड़ता है और बाद में उसे सिलिकॉन के छोटे छोटे वेफर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम सिलिकॉन का यूज़ सोलर सेल के लिए कर सकते हैं। एंड एक्चुअली ये जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। एंड एक्चुअली ये एक सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता कंडक्टर से यानी कि चालकों से जैसे तांबा या फिर एल्यूमिनियम से कम होती है और डाइलेक्ट्रिक यानी कि अचालकों से यानी कि जैसे कांच, लकड़ी आदि से ज़्यादा होती है। यानी कि ये कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो होने देता है और कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो इसी का यूज़ किया जाता है। एंड एक्चुअली सिलिकॉन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन की दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर हम विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन में डोपिंग करते हैं। डोपिंग यानी कि जैसे अगर हम किसी धावक को डोपिंग का इंजेक्शन लगाएंगे तो वो धावक अपने रेगुलर स्पीड से दोगुना तेज़ भागता है। बट यहाँ पर किसी भी प्लेयर्स के लिए डोपिंग करना बैन है। बट यहाँ पर हम विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन में हम डोपिंग करते हैं। एंड एक्चुअली डोपिंग 2 चीज़ों से की जाती है। नंबर 1, सिलिकॉन में हम कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम को मिला सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली एल्यूमिनियम के बाहरी सेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जब हम सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम के सिर्फ 3 ही
इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो यहाँ पर सिलिकॉन को चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन्स और एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में मिलाने के बाद सिलिकॉन में एल्यूमिनियम के सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसलिए सिलिकॉन और एक इलेक्ट्रॉन खोजता है। और यहाँ पर जब हम सिलिकॉन में एल्यूमिनियम के बजाय फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो फास्फोरस के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के बाहरी सेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पर सिलिकॉन को चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन्स और फास्फोरस को सिलिकॉन में डोपिंग करने के बाद सिलिकॉन में आ जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर सिलिकॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद सिलिकॉन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का गुण आ जाता है। यानी कि जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस को मिलाएंगे तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है एंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स खुद ही नेगेटिव होते हैं। इसलिए सिलिकॉन में नेगेटिव की अधिकता हो जाती है। और यहाँ पर जब आप सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की कमी हो जाती है एंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स खुद ही नेगेटिव होते हैं। इसलिए सिलिकॉन में जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो उस तरह के सिलिकॉन को एन टाइप सिलिकॉन या फिर नेगेटिव टाइप सिलिकॉन कहा जाता है। और यहाँ पर जब आप सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सो इस तरह के सिलिकॉन को पी टाइप सिलिकॉन या फिर पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन कहा जाता है। इस तरह से हम सिलिकॉन को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पी टाइप वाला सिलिकॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और एक एन टाइप वाला सिलिकॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इस तरह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बन जाता है। सो ये सिलिकॉन के 2 अलग अलग टाइप है जो डोपिंग के बाद बने हैं। सो यहाँ पर जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो सिलिकॉन तो कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि एन टाइप वाला नेगेटिव क्यों बना था, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, फास्फोरस ज़्यादा था। तो फास्फोरस यहाँ से एन टाइप की साइड से पी टाइप की साइड में आएगा और सिलिकॉन को यहाँ पर एन टाइप की साइड में यानी कि राइट साइड में छोड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी टाइप वाला पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। एक्चुअली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहाँ पर इस तरह का होल बन जाता है, इसी वजह से उसे पॉजिटिव कहते हैं। इसमें क्या मिलाया था? एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम एन टाइप की तरफ सरकेगा और यहाँ पर बीच में ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर करने लगते हैं और जिस जगह पर यानी कि बीच में ये दोनों अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने लगते हैं उस जगह को डिप्लेशन जोन कहते हैं। एंड एक्चुअली ये एरिया इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे बढ़ने नहीं देता है। इस तरह के एरिया को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर हम पीएन जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? सो यहाँ पर ये जो एन टाइप है ये नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। सो यहाँ पर अगर हम इसे हीट देंगे, गर्मी देंगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहने लगेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से जंक्शन से नहीं जा सकते क्योंकि ये डिप्लेशन जोन है। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हम एक वायर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के रास्ते से ऐसे यहाँ से होते हुए बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरी जोड़ देंगे और यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में आएंगे और यहाँ पर करंट का सर्किट पूरा होगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने जो
पीएन जंक्शन बनाया है, इसमें यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वाले को हीट देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहने लगेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में रेड वाला है ये पॉजिटिव टाइप है। यहाँ पर होल्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए ये पॉजिटिव। और ये जो ब्लू वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव। और यहाँ पर बीच में डिप्लेशन जोन है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। सो नाउ यहाँ पर हम इसे हीट देंगे, यहाँ से इसे गर्म करेंगे। सो यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से ऐसे बहने लगेंगे। सो यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ पर आगे आएंगे। सो यहाँ पर हम इस जगह पे बल्ब लगा देंगे। सो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बल्ब में घुसेंगे तो बल्ब जलने लगेगा और बाद में इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में सिलिकॉन सेल में घुसेंगे और यहाँ पर सर्किट पूरा होगा और हमें ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हीट देने का ही खर्चा आता है। तो यहाँ पर हम इस सोलर सेल को ही इस तरह से उल्टा कर देते हैं और इसे हीट देने के बजाय सूरज की रोशनी देते हैं। एंड एक्चुअली सूरज की रोशनी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आएगी तो इसमें से ये भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी। तो यहाँ पर यह हुआ हमारा सोलर सेल। एंड एक्चुअली सोलर सेल में इम्पोर्टेंट क्या है? एक्चुअली सोलर सेल में पीएन जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एंड एक्चुअली सोलर सेल में जो नेगेटिव वाला होता है वो ऊपर रहता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव वाला ही इलेक्ट्रॉन्स देता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो नीचे होता है और जो नेगेटिव वाले की थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर डिप्लेशन जोन तक जानी ज़रूरी होती है। और पी टाइप यानी कि पॉजिटिव वाले की थिकनेस ज़्यादा होती है और जो नेगेटिव वाला होता है उसमें डोपिंग ज़्यादा की जाती है और जो पॉजिटिव वाला होता है यानी कि जो पी टाइप वाला होता है उसमें डोपिंग कम की जाती है। तो यहाँ पर जब इस नेगेटिव वाले पे लाइट पड़ेगी यानी कि सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से होते हुए ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर हम बल्ब या फिर फैन वगैरह को जोड़ेंगे या फिर यहाँ से हम एक तार को निकालेंगे और उसको बिजली के खंभे से जोड़ेंगे और उससे गांव और शहरों को लाइट दे सकते हैं। तो ये होता है आपका सोलर सेल। एक्चुअली सोलर सेल की एक खराबी होती है, ये जो करंट बनाता है ये डायरेक्ट करंट बनाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है इसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट करंट को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और इस एनर्जी को आपके घर में यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम इन्वर्टर लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बैटरी को हटा दीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्शन लगा दीजिए। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े सोलर पार्क होते हैं, जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट होते हैं, इनका बहुत ही बड़ा बजट होता है इसलिए बैटरी नहीं खरीदते। ये सीधा बड़े बड़े पार्कों में सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं और इसको डायरेक्टली ये जो नीचे इन्वर्टर लगा होता है इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये जो इन्वर्टर लगा होता है ये इन्वर्टर उस करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी में बदल देता है। और अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ये करंट के वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। सो नाउ
यहाँ पर करंट के वोल्टेज को बढ़ाने के बाद इसको सीधा ग्रिड को दिया जाएगा और अब यहाँ पर आप बिजली को जहाँ पर पहुँचाना चाहते हो वहाँ पर पहुँचा सकते हो। एंड एक्चुअली ये जो सोलर सेल होता है इसके काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है इसका फ्रेम और ये होता है सोलर सेल को मजबूती देने के लिए ताकि पूरा सोलर सेल सेफ रहे। एंड एक्चुअली ये स्टील का होता है एंड मेन जो होता है ये शीशे का ग्लास होता है। एक्चुअली शीशे का ग्लास सोलर सेल को क्रैश वगैरह से धूल धूप और पानी से बचाता है। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम ये शीशे का ग्लास नहीं लगाएंगे तो जब सूरज की रोशनी सोलर सेल पे गिरेगी तो 50% तक रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। सो यहाँ पर अगर ये सोलर सेल 50% एनर्जी को वापस भेजेगा तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये शीशा लगा दिया जाता है। एक्चुअली ये जो शीशा होता है ये केवल 5% प्रकाश को ही वापस जाने देता है और इसके अंदर एनकैप्सुलेंट कोटिंग की जाती है जो इसको मॉइस्चराइजेशन से बचाती है, नमी को नहीं होने देती है और जितनी भी एनर्जी आती है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि सोलर सेल को पूरी तरह से एनर्जी मिल सके। एंड एक्चुअली ये जो सोलर सेल होता है इसके दो लेयर्स होते हैं। एक होता है ये ऊपर वाला एन टाइप और नीचे वाला पी टाइप। सो यहाँ पर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पी टाइप में जाएंगे और सर्किट पूरा होगा और उसके नीचे फिर हम लोग कोटिंग लगा देते हैं और उसके नीचे एक शीट लगा देते हैं जिसके ऊपर इस पूरे सेल को सेट किया जाता है और इससे जितना भी करंट आता है उसको यहाँ पर हम लोग नीचे एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं जिसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं और यही से करंट का सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर इसको शीशा लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर अगर हम इसे फ्रेम में नहीं रखेंगे तो ये बिखर जाएंगे। एंड एक्चुअली ये जो सोलर सेल होता है ये बहुत ही छोटा डिवाइस होता है। ये सिर्फ 0.5 वोल्ट यानी कि सिर्फ आधा वोल्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे सेल्स को एक साथ मिलाकर उनको यहाँ पर हम एक साथ यूनिटी में यूज़ करते हैं। सो ये हुआ हमारा सोलर सेल जिसमें एक सेल होता है और यहाँ पर अगर हम 72 सेल्स का एक मॉड्यूल लेंगे तो उससे सोलर मॉड्यूल कहते हैं। एंड एक्चुअली सोलर मॉड्यूल हमें 36 वोल्ट की ऊर्जा प्रोवाइड करता है और यहाँ पर अगर हम सोलर मॉड्यूल का ग्रुप खरीदना चाहते हैं तो उसे हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। एंड एक्चुअली सोलर पैनल जो घर के ऊपर बिछा दिया जाता है और यहाँ पर अगर हमें सोलर पैनल का ग्रुप खरीदना है तो उसे हम लोग सोलर एरे कहते हैं और यहाँ पर अगर हमें इस तरह का पूरा खेत ही बनाना है तो उसे हम लोग सोलर पार्क कहते हैं। एंड एक्चुअली ये जो सोलर पार्क है पूरी दुनिया में जितने भी सोलर पार्क है उसमें से अकेले इंडिया में ही लगभग 40 सोलर पार्क है। इतना ज़बरदस्त अचीवमेंट है हम लोगों का। बट इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि इसके इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कंटिन्यूअसली साफ करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर धूल जम जाएगा तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता और फिर बादल में भी ये अच्छे से वर्क नहीं करता और बारिश में भी ये अच्छे से काम नहीं कर सकता एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 24 घंटे काम नहीं कर सकता क्योंकि जब तक दिन है तब तक ये काम करता है। एंड एक्चुअली ये जो सोलर सेल होता है इसकी भी मेन 3 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 मोनोक्रिस्टलाइन, नंबर 2 पॉलीक्रिस्टलाइन और नंबर 3 थिन फिल्म। एंड एक्चुअली इसमें भी 2 कैटेगरीज का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नंबर 1 मोनोक्रिस्टलाइन और नंबर 2 पॉलीक्रिस्टलाइन। और ये जो थिन फिल्म होता है इसका ज़्यादातर यूज़ कम ही किया जाता है। एक्चुअली ये जो पतला वाला होता है ये होता है थिन फिल्म। सो नाउ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन और
पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में। एक्चुअली ये जो ब्लैक वाला होता है ये होता है मोनोक्रिस्टलाइन, और ये जो ब्लू वाला होता है ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। एंड एक्चुअली ये जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है ये पॉलीक्रिस्टलाइन से बहुत अच्छा होता है। एंड ऑल्सो मोनोक्रिस्टलाइन कम रोशनी में भी काम करता है, और ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है इसके लिए फुल रोशनी चाहिए होती है। एंड एक्चुअली ये जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है ये बादल वगैरह रहेगा तो भी काम कर सकता है, और पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए पूरी धूप चाहिए होती है। यानी कि अगर आप राजस्थान जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पर आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर आप गलती से भी पॉलीक्रिस्टलाइन ना लगाए। यहाँ पर आपको मोनोक्रिस्टलाइन का यूज़ करना चाहिए। एंड एक्चुअली मोनोक्रिस्टलाइन फैसिलिटी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा महंगा होता है। इसके मुकाबले पॉलीक्रिस्टलाइन थोड़ा सा सस्ता होता है, और मोनोक्रिस्टलाइन की लाइफ ज़्यादा होती है और पॉलीक्रिस्टलाइन की लाइफ कम होती है। और मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा वोल्टेज देता है और पॉलीक्रिस्टलाइन कम वोल्टेज देता है। और मोनोक्रिस्टलाइन के ये जो सेल होते हैं ये क्रॉस नहीं होते, ये हल्के से घूमे होते हैं, जिसके कारण मोनो यहाँ पर आपको गोल गोल देखने को मिलता है। और पॉली के जो सेल होते हैं वो एकदम स्क्वायर में होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको पॉलीक्रिस्टलाइन में इस तरह की लाइटनिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल इन दोनों में सिर्फ पैसे का डिफरेंस होता है। अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे तो हमें अच्छा सेल मिलेगा, और कम देंगे तो हमें सस्ता सेल मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप हमारे सभी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो जैसे कि कोयले को भट्टी में जलाकर पानी द्वारा भाप को बनाकर भाप द्वारा टरबाइन को घुमाकर जो बिजली बनाते हैं उससे वातावरण प्रदूषित होता है, और इससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होता है। इसलिए कोचीन के बाद कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद ने भी अपने एयरपोर्ट्स पे इस तरह के सोलर पैनल बिछा दिए हैं। एंड एक्चुअली एयरपोर्ट वालों की तरह रेलवे वालों को भी सोलर पैनल लगाने चाहिए, और सिर्फ रेलवे वालों को ही नहीं बल्कि सभी को सोलर पैनल लगवाने चाहिए। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी अगली पीढ़ी को भी अच्छा वातावरण मिलेगा। इसलिए मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की भी बात की थी, और वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी बात की थी। इससे हर देश इस बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, और जो गरीब देश है वो इस बैंक से पैसे निकाल कर अपने देश में सोलर प्लांट बना सकता है। और बैंक का जो कर्जा है, ये जो आप बिजली पे पैसा खर्च करते हो उस पैसे से आप यहाँ पर इस बैंक का लोन भर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप वाइन टरबाइन से बिजली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो एक्चुअली ये लगभग 124 देशों का गठबंधन है, और इसकी शुरुआत भारत ने की थी। और इसमें अधिकांश सदस्य देश धूप वाले देश है जो पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और ये जो गठबंधन है ये सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सो दैट ये थी पूरी जानकारी सोलर सेल के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, सो दैट इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट thanks for joining me. Stay tuned with me on Tech Takatak. Bye bye.